विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ लिया था धारावाही चालक में को यदि हम जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल लगता है। ठीक है, आज हम उसके आगे की बात को करने वाले हैं। अब हम जानेंगे एक महान वैज्ञानिक के बारे में, उसका नाम था बायोट और दूसरे का नाम था सावर्ट। दोनों ने मिलकर के नियम दिया, इसलिए नाम पड़ गया बायोट सावर्ट लॉ। ये एक वैज्ञानिक नहीं है बल्कि दो वैज्ञानिक हैं, दोनों ने मिलकर के बहुत सारा काम किया, इसीलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए इसका नाम ही रख दिया गया बायोट सावर्ट लॉ। ओके बच्चों। क्या किया इसने कहा कि यदि किसी धारावाही तार से किसी दूरी पर हम जाते हैं, मान लो इसे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस दूरी पर, मान लो ये दूरी r है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस छोटे से, मान लो तार तो अनंत लंबाई का है, तो इस छोटे से अल्पांश के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वह, ध्यान से देखना, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वह सीधा समानुपाती होगा किसके, तो इससे प्रवाहित धारा के। पहला बात इसने कहा, किसने, बायोट और सावर्ट ने जो अपना रिसर्च किया उससे पहली बात बाहर आई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह सीधा समानुपाती होगा किसके, तार से प्रवाहित धारा के। फिर उसने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र का जो छोटा सा मान होगा वह सीधा समानुपाती होगा इस उतने भाग के, उस करंट एलिमेंट के, जितना बड़ा हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट का लंबाई का सीधा समानुपाती होगा। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। फिर उसने कहा कि ये जो होगा ये इस दोनों के बीच के एंगल के ज्या का सीधा समानुपाती होगा, तो सीधा समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, जहाँ जो थीटा है, जहाँ थीटा किसके बीच का कोण है, तो DL तथा DL तथा R के बीच का कोण है ना, तथा R के बीच का कोण है। और ये R क्या है, करंट एलिमेंट को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का वो रेखा है ना, करंट एलिमेंट को बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है उसी को हम R कहा है हमने। ठीक है, और फिर से अगली बात कहा इसने कि dB जो होगा वो सीधा समानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रम अनुपाती होगा इनके बीच के दूरी के वर्ग का। ठीक है, ये समीकरण 4। चारों समीकरणों को एक साथ कर लो, तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या लिखोगे, dB सीधा समानुपाती क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा, और नीचे में चूँकि r² है तो बटे r²। जब समानुपात हटाते हैं तो नियतांक देते हैं, तो यहाँ से dB क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक कांस्टेंट, फिर I, फिर DL, देन साइन थीटा और बटे r²। ये समीकरण, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ध्यान से k का, जहाँ k क्या है, जहाँ k जो है वो क्या है, नियतांक है। k क्या है, नियतांक है। k क्या है, नियतांक है। अच्छा, तथा इसका मान, तथा k जो होता है वो होता है μ0/4π। k का मान ये होता है μ0/4π। ठीक है भाई, μ0/4π। तो रख दोगे, जब इस फॉर्मूला में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, dB बराबर, ध्यान से देखना, तो dB बराबर हो जाएगा μ0/4π IDL साइन थीटा बटे r²। ये फॉर्मूला हो गया हमारा बायोट सावर्ट के नियम से जो निकला। और इस μ0 का मान, जो मान होता है वो होता है कितना, कितना होता है 4π × 10⁻⁻7 और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है इसका मान। अब देखो ऊपर में भी 4π, नीचे भी 4π और ऊपर भी 4π, तो μ0/4π का मान सिर्फ हो जाएगा 10⁻⁷। यानी कि जो k है, इस k का मान कितना हो जाएगा, जब रख देते हो तब सिर्फ 10⁻⁻⁷ ये हो जाएगा। मतलब जैसे याद करिए 1/4π ε0 का मान सीधे होता था 9 × 10⁻9 रख देते थे, वैसे ही हम μ0/4π जो है k की जगह उसका वैल्यू कितना रख देंगे, 10⁻⁷। बस हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, तो चलिए लिखते हैं इसको। लिखिए बायोट तथा सावर्ट, लिखो बायोट सावर्ट का नियम, लिखिए बायोट सावर्ट का नियम लिख करके डैश लिखिएगा और लिखिएगा, सावर्ट है, R है, बायोट सावर्ट का नियम लिखिएगा, लिखिएगा। बायोट तथा सावर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र
परिकलित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग किए। अपने किए गए प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। ठीक है, निकाला। यहाँ से पैरा चेंज करके लिखिएगा। किसी धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ तक ये डायग्राम बना लेना है आपको। एक तरफ में चुंबकीय क्षेत्र लिख करके ये डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बना लिया। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लिख करके ये वाला डायग्राम बना लिया। ये वाला डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही करना। चुंबकीय क्षेत्र तक आप लिख चुके हो, चुंबकीय क्षेत्र तक। अब लिखिएगा पहला तीर मार कर, एक तीर मार के लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, तीर मार के लिखिएगा। तार से प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है। तार से प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है। तार से प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात dB सीधा समानुपाती I, अर्थात dB सीधा समानुपाती I। समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब लिखिएगा, फिर से तीर दूसरा मारना है। पहला तीर हो गया, समीकरण 1 हो गया, दूसरा तीर मारिएगा। लिखिएगा, धारा अल्पांश की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। धारा अल्पांश की लंबाई का, यानी dl जो है, dl है करंट एलिमेंट, धारा अल्पांश। ठीक है, धारा अल्पांश की लंबाई का, ये मीटर में होगा, जितना होगा सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है, धारा अल्पांश की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात dB सीधा समानुपाती dl, समीकरण 2, अर्थात dB सीधा समानुपाती dl, समीकरण 2 हो गया। चलिए फिर तीसरा तीर मारिएगा। लिखिएगा, धारा अल्पांश तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या का सीधा समानुपाती होता है। कोण के ज्या का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, लिख लिया, ज्या का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात ये dB सीधा समानुपाती साइन थीटा। ठीक है बच्चों, रुक जाना 1 मिनट, बढ़िया से एक बात देखना। एंगल दोनों के बीच का, देखो धारा अल्पांश और इसके बीच का एंगल ये भी हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है। कौन सा लेना है? तो धारा अल्पांश की लंबाई उधर लेनी है जिधर धारा बह रहा होगा। तो लिखिएगा नीचे करके उसी में लिखिएगा। ये लिखने के बाद लिखिएगा धारा अल्पांश, लिखिए धारा अल्पांश की दिशा धारा प्रवाह की दिशा के अनुदिश ली जाती है। धारा अल्पांश की दिशा धारा प्रवाह के दिशा के अनुदिश ली जाती है। धारा अल्पांश की दिशा धारा प्रवाह के दिशा के अनुदिश ली जाती है। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा फिर से अगला तीर मार के, चौथा नंबर तीर मार के लिखिएगा, धारा अल्पांश से बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। धारा अल्पांश से बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये और समीकरण यूं करके पूरा का पूरा आ जाओ, लास्ट तक आ जाओ, तो लास्ट तक आ जाओ, तो आ गया लास्ट तक। चलो ध्यान से देखो, एक नया टर्म आया है। ये टर्म का क्या नाम है? चुंबकशीलता। देखो मिनट जो है, जो मैंने लिखा है मिनट जो है, जहाँ के नियतांक है, के बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई है, और मिनट का मान जो है ये लिखा है। और ये जो म्यू नॉट है ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता क्या है? चुंबकशीलता। याद करिए, वहाँ हमने परावैद्युतता पढ़ा था, विद्युतशीलता, याद आया? ठीक वैसे ही जैसा वहाँ पर भी मैंने कहा होगा कि वहाँ जो पढ़ रहे हो यही सब वहाँ पढ़ोगे। तो वहाँ विद्युतशीलता था, यहाँ क्या आ गया? चुंबकशीलता। तो ये क्या है? म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। सब कुछ वैसे ही होगा, जैसे वहाँ फॉर्मूला था वैसे म्यू आर यहाँ होगा, माध्यम अपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू होगा माध्यम की चुंबकशीलता, सब कुछ सेम चलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसीलिए वहाँ मैंने कहा था आप यहाँ जो पढ़ लोगे वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये लिख सकते हो आप कहीं पर नीचे में डब्बा में कि ये है। ओके बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन करते हैं और अपने जीवन को पुनः सफल बनाते हैं। अच्छा, तो चुंबकीय क्षेत्र का तो मान आ गया, इसकी दिशा कैसे निकालोगे आप? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे? तो हमको पता है, किसी धारावाही तार के निकट यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, मान लो इस धारावाही तार से धारा ऐसे बह रहा है, इसके कारण हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया कि dV बराबर कितना?
म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बट्टे का r²। लेकिन दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है, हमें इसका दिशा भी चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, हम अपने दाहिने हाथ से इसको इस प्रकार पकड़ेंगे धारावाही तार को कि अंगूठा प्रवाही धारा की दिशा में हो तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेंगी। चूंकि यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस पार में दिशा क्या होगा, अंदर होगा, और इस पार में यदि यही बात लिखूंगा तो बाहर होगा। ठीक है बच्चों, गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं एक, तो लिखिएगा क्वेश्चन से पहले इसमें लिखिएगा नीचे नोट करके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। एक सरल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर करंट एलिमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे ये इतना बड़ा है। हमें इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ये हमारा करंट एलिमेंट है। इसके कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है भाई, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से देखना, सॉरी, यहाँ है करंट एलिमेंट, ये है हमारा करंट एलिमेंट DL। ठीक है भाई, दिया रहेगा DL की वैल्यू। धारा ऐसे ही बह रहा है, ओके, धारा ऐसे बह रहा है। मान लो 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ऐसे करके 5 एम्पियर सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी का सभी भुजा सेम होगा। मान लो 2 मीटर भुजा है, सभी भुजा की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है, ओके। हमें इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, जबकि करंट एलिमेंट का जो लंबाई है वो है 0.2 सेंटीमीटर। कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ओके। तो लिखिए तो क्वेश्चन, दी गई आकृति में बिंदु P पर, दी गई आकृति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। दी गई आकृति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है भाई। क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि बताइए P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही दिखे आपको DL वगैरह, तुरंत क्या लगाना है, बायोट-सावर्ट लॉ। वैसे इसको निकालने का और कोई दूसरा तरीका भी अभी तक हमने नहीं सीखा है। तो चलिए लिखते हैं बायोट-सावर्ट के नियम से, B से बायोट, S से सावर्ट, BS लॉ से, है ना। BS लॉ से क्या कहोगे कि B = DB = ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। बच्चों एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, साइन थीटा जो है वो I और DL नहीं बल्कि DL और R के बीच का एंगल है, DL और R के। और DL किधर लिया जाएगा, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर। तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर, इसका मतलब DL इधर लिया जाएगा। और इसके, और ये रहा हमारा R, यही ना R रहा, यस, इसके बीच का एंगल कितना हो गया। तो चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। चलो बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 सीधे रख दूंगा। I की वैल्यू 5 एम्पियर, DL की वैल्यू 0.02 है, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि SI मात्रक में रखेंगे तभी तो मात्रक आएगा टेस्ला में, है ना बच्चों। तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बोलो बोलो। तो लिखूंगा मैं 0.2 × 10⁻⁻², ये हमारा हो गया मीटर में। और IDL हो गया साइन थीटा, साइन 60 अपॉन 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 कितना, r² मतलब 2 का स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ पर 4 पाई क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने सीधे रख दिया है, इसीलिए नीचे 4 पाई नहीं है, कंफ्यूज मत होना। चलो ये 22 नहीं है, 2 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखते हैं, दशमलव उड़ा दिया तो नीचे क्या पाया, 10 पाया। अच्छा भाई ध्यान से देखते हैं इसको, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 7 और 2, 10⁻⁻9 लिख देता हूँ एक ही बार में, -9, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। इस 10 से ये निपट गया। अच्छा साइन 60 का मान √3/2, √3/2 तो √3/2, 2 एक इसका और यहाँ पर 2 को 2 ऑलरेडी है, तो क्या 2 की पावर 3 लिख दूँ। तो कितना हो गया, √3 का वैल्यू होता है 1.7 और नीचे में हो गया 2 की पावर 3 का मतलब 8, कितना हो गया 8, और गुने 10 की पावर -9 और टेस्ला तो होगा ही होगा,
भाग कर लो इसको, भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो देखो 8 दूनी का 16 होता है ना, 0.21 कुछ लिख देता हूँ, 1 ही होगा वैसे, और इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला हो गया। छाप लो, छाप लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही अत्यंत सरल सा क्वेश्चन था। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। देखो अब जानेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट के लॉ के प्रयोग के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम किया गया है ना, तो उसके प्रयोग से हम क्या करेंगे, अब एक धारावाही तार जो है वो, उसकी वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, यदि तार की लंबाई हमको पता हो पूरे के पूरे तार के कारण कितना होगा, ये हम निकालने वाले हैं। अभी तो एक करंट एलिमेंट से निकाल रहे थे, छोटा सा करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से पूरे के तार की वजह से कितना, मान लो हमें यदि हमारे घर के ऊपर से कहीं से तार गुजर रहा है, हमारे घर पर जितना बड़ा तार है उस तार की वजह से कितना होगा, तब कैसे होगा वो हम निकालते हैं। चलो ठीक है, तो चलिए एक धारावाही तार है, लिखिएगा धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, चलो ये है हमारा धारावाही तार। मान लो इससे करंट फ्लो हो रहा है I, ओके, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पर एक पॉइंट लिया गया P। बच्चों ध्यान से देखना, मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया। मान लेते हैं ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला है θ2। ध्यान से सब कुछ को देखो, खूब अच्छे से मज़े में देखना है, तभी समझ में आएगा आपको। ओके बच्चों, हमें इस पॉइंट P पर निकालना है, हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र का टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इस पूरे के पूरे तार की वजह से, जितना बड़ा तार है। इस तार का एक सिरा बना रहा है θ2, दूसरा सिरा बना रहा है θ1 एंगल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना आप लोग। चलिए, तो मैंने क्या किया, अब हमें बीएस लॉ को अप्लाई करना है और ये काम निकालना है। चूँकि हमें बीएस लॉ को अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर करंट एलिमेंट। मान लो करंट एलिमेंट की लंबाई है DL, कितना है DL, ओके बच्चों, या चलो dy है, छोटा सा करंट एलिमेंट। ध्यान से देखते हैं, मैंने क्या किया, हमें पता है कि करंट एलिमेंट यदि हमें लेना है, करंट एलिमेंट लेना है तो क्या करेंगे, हमें उस करंट एलिमेंट से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो मैंने इसको बिंदु P से मिला दिया, ये लो मिला दिया। ध्यान से देखना, ध्यान से इस वाले एंगल को फिर से देखो ध्यान से, हमने करंट एलिमेंट को इससे मिला दिया। चलो अच्छी बात है। अब देखो तो हमें चाहिए क्या, dB बराबर हम क्या जानते हैं, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा भाषा आपको, बस ध्यान से देखना। dB बराबर क्या जानते हैं, μ0/4π, क्या जानते हैं, μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ये हम फॉर्मूला जान रहे हैं भाई, हमें ये फॉर्मूला पता है। जहाँ पर क्या है, थीटा है किसके किसके बीच का एंगल, ध्यान से समझना, सब कुछ गलतियाँ होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है, समझना अच्छे से। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, तो थीटा है वह एंगल जो करंट एलिमेंट और ये वाला लाइन के बीच का एंगल हो, वो होगा थीटा। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने मान लिया है कि ये वाला एंगल है यहाँ पर थीटा, ये वाला एंगल क्या मान लिया है, थीटा, और इसको बदल देता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, अल्फ़ा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, अल्फ़ा। ध्यान से देखना बस, चूँकि थीटा मैंने इसको मान लिया है तो अल्फ़ा ही मानना पड़ेगा। ध्यान से समझना, चूँकि ये वाला एंगल तो है नहीं भाई, हमें जो साइन थीटा रखना है वो तो ये वाला एंगल नहीं है, वो किसके किसके बीच का है, करंट एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल। इनफैक्ट ये वाला एंगल है वो, क्या वाला, ये वाला एंगल लिखना है मुझे। ध्यान से एक एक बात को समझो बहुत बारीकी से। तो अच्छा आर क्या है, आर क्या है, तो इस करंट एलिमेंट से यहाँ तक की दूरी है आर, करंट एलिमेंट से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। उसको देख करके कह सकते हो आप, मान लो ये दूरी डी है और ये वाई दूरी पर जाकर के हमने करंट एलिमेंट लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, √(d² + y²। पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या हो जाएगा, √(d² + y²। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इस आर का मान, आर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और बस काम चल रहा है हमारा, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट रहे हैं इसको। आर बराबर क्या लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से बोलो d² + y²। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ और सारा का सारा माजला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखो ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, ये है 90 और ये है d और ये है y। बोलो तो ये कितना हो जाएगा, d² + y²। कर्ण है ना ये, ओके। अच्छा थीटा ये है, ये 90 है, तो ये कितना,
कितना ये, बोलो बोलो ध्यान से, ध्यान से, यही वाला ट्रायंगल है वो, यही वाला ट्रायंगल है। बोलो तो क्या होगा ये, देख करके बोलो तो क्या होगा ये। इसका नाम देता हूं मैं ए पी और मान लो ये है क्यू, या बी लेता हूँ, बी तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, सी, चलो सी लेता हूँ। ट्रायंगल बनाता हूँ ए पी और सी। ध्यान से एक एक बात को समझो। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि भाई ये वाला एंगल, ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल के सभी कोण का योगफल कितना होता है 180, यानी कि थीटा प्लस 90 अब प्लस ये, इसको x मान लेते हैं, बराबर कितना 180। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, बोलो बोलो 180 माइनस कितना 90 माइनस थीटा, 90 यार पूरा का पूरा उधर जाएगा ना, 90 माइनस थीटा कितना हो गया 180 में से 90 गया 90, यानी कि ये 90 माइनस थीटा है। ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। भाई साहब ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कचरा हो जाएगा। तो हमने जान लिया कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो यानी कि ये वाला भी वही है, ये वाला भी वही है। अच्छा भाई अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला एंगल क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसको मैंने अल्फा मान रखा है यहाँ पर। तो जरा सोचो क्या पूरे के पूरे लाइन पर एंगल कितना बनेगा 180, इस लाइन पर कितना बनेगा 180, और ये कितना है 90 माइनस थीटा, ऊपर वाला कितना बच जाएगा, तो 180 में से घटा लेंगे इसको। इसीलिए अल्फा बराबर, यही लिख रहा हूँ, इसीलिए अल्फा बराबर, यानी कि ये वाला एंगल जो अल्फा है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल 180 माइनस ये वाला एंगल हमने x मान रखा है, तो माइनस x, और x का मान यहाँ पर निकाला है हमने कितना 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे 180 माइनस 90 माइनस थीटा, घटा लो 180 माइनस का 90 अब प्लस का थीटा, तो हो गया 180 में से 90 घटता है कितना होता है 90 प्लस थीटा। देख रहे हो छोटा छोटा बारीक वाला काम सब है। अल्फा का मान निकल गया हमारे पास कितना 90 प्लस थीटा। चलिए अच्छा भाई अब देखते हैं आगे का बात। हमें अल्फा पता पड़ गया, हमें आर पता पड़ गया, डीएल बचा हुआ है। पुनः इसी ट्रायंगल को देखो, इसी ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बोलो तो, अरे यार बोलो ना, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, नहीं बोलोगे, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टा आधार, यानी कि y बट्टा, बोलो बोलो लंब बट्टा आधार, मतलब y बट्टा आधार कितना है d है। ओके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो y बराबर हो जाएगा d टेन थीटा, d लंबाई है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड y है हमारा ये वाला लंबाई। यहाँ से dy बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा d टेन का सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो डी थीटा था नीचे लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया डी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से डी वाई क्या आ गया डी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बारीकी से एक एक बात को समझना है, तभी जाकर के आप आंसर तक पहुँच पाओगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, ओके। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ तक का काम खत्म है हमारा। आगे की बात शुरू करते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे इसमें पुट करना है सारा का सारा वैल्यू dv का, तो जरा बताओ तो dv क्या हो जाएगा, ध्यान से देखकर बताना। तो हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl का मान, dl का मान क्या हो जाएगा, dl का मान अभी निकालें, dl का मतलब y, या dl यहाँ पर क्या है dy है, और dy का मान ये रखा हुआ कितना है d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो आई dl हो गया साइन अल्फ़ा, साइन, और अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान यहाँ रहा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ओके, अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी d पता है अपने को, ये दूरी d पता है, तो क्या ये हो जाएगा d सेक थीटा। फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं, फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मुझे बताओ तो क्या कॉस थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, इसी को देखो, यहीं पर देखो, यहीं पर कॉस थीटा बराबर किस में, ट्रायंगल, यहीं लिखूंगा मैं ट्रायंगल सी है ना, ट्रायंगल APC में, APC में, ठीक है APC में। ज़रा बताओ तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, इसका एक बार और यूज़ करूँगा मैं, मिटा लेता हूँ, जब यूज़ करूँगा तो लिखूँगा इसको। कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे बोलो तो, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि d बट्टा कर्ण क्या है, ये है कर्ण, और यही ना हमारा r है, यस ये r है। यहाँ से r क्या आ गया
तो डी बट्टा कॉस थीटा, तो 1 बट्टा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो डी सेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत? यार देखो कॉस थीटा नीचे आएगा और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ऊपर चला गया तो हो गया डी सेक थीटा। अच्छे से लिखता हूँ डी सेक थीटा। चलो तो अब मैं रखता हूँ उसको भी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा डी, देखो जरा ध्यान से, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। आई डी एल का मान डी वाई है, डी वाई का मान ये है, डी वाई का मान कहा गया यहाँ से रखा है डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या होता है आर स्क्वायर, आर का मान है डी सेक स्क्वायर थीटा, क्या नाम है डी सेक स्क्वायर, सॉरी डी आर का मान है डी सेक थीटा ना, डी सेक थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, ओके यहाँ से डी बी क्या आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा ही, सॉरी कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, प्लस में ही रह जाता है, याद करिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसीलिए हो गया कॉस थीटा बट्टा डी सेक स्क्वायर थीटा, तो डी स्क्वायर और सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर मर गया, डी स्क्वायर से एक डी मर गया, यहाँ से डी बी का मान आ गया, ध्यान से बच्चों क्या आ गया बोलो बोलो, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ध्यान से आई, ध्यान से आई कॉस थीटा डी थीटा, आई कॉस थीटा डी थीटा और नीचे में डी बचा हुआ है, जो कांस्टेंट है बाहर निकालते हैं, इतना आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, यहाँ भी इंटीग्रेशन। सोचो करंट एलिमेंट जब क्या हो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, बहुत छोटा हो, तो फील्ड हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा फील्ड। अच्छा जानते ही, अब जरा सोचो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना है, कॉस थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ, तो ये थीटा 1 से थीटा 2, नीचे वाला थीटा 1 है, ऊपर वाला क्या है थीटा 2 है। जरा सोचो तो थीटा 1 से थीटा 2 लिखूंगा मैं, अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ नीचे लिख करके, वरना उड़ जाएगा तुम लोगों का, लिखने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा सा है तो करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। देखिएगा तो डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई यहाँ पर है, नीचे डी है, यहाँ तक तो हमारा हो गया, बचा अब क्या कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन की लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। बस एक बात यहाँ समझने वाली है, हम जानते हैं कि नीचे वाला किसी क्वाड्रेंट में नीचे वाले को निगेटिव बोलते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव, और जो आप थीटा मापते हो कौन जो मापा जाता है वो मापा जाता है कैसे, कैसे मापा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम नीचे इसी कोण को मापेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो नीचे वाला वैसे ही निगेटिव होता है, तो ये वाला एंगल क्या होगा माइनस थीटा 1, तो यहाँ लिखूंगा माइनस थीटा 1। क्या लिखा मैंने माइनस थीटा 1, क्यों लिखा क्योंकि वो एंगल नीचे है, 0 0 से नीचे है, ये 0 0 तो से नीचे है। चलो ठीक है, तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी बी का क्या हो जाएगा बी, बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, ध्यान से कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और लिमिट हो गया हमारा, लिमिट हो गया हमारा कहाँ से कहाँ भाई, तो माइनस का थीटा 1 और ऊपर में थीटा 2, अपर में से लोअर करेंगे तो यहाँ से बी का मान क्या आ जाएगा भाई, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, ध्यान से बच्चों, ध्यान से बच्चों, ध्यान से इतना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ना रे अपर लिमिट, माइनस साइन माइनस थीटा 1 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा 2। ये हमारा हो गया बी का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला। क्यों प्यारा सा कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं यूं हल करेगा ये। ये हमारा हो गया बी बराबर। ओके बच्चों, अब ज़रा सोचो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाला हूँ, बहुत बड़ी बड़ी। मैं कह रहा हूँ कि यदि तार की लंबाई अनंत हो, क्या हो, अनंत लंबाई का तार हो, ज़रा बताना अनंत लंबाई के तार से आपका क्या तात्पर्य है। देखो ये तार की लंबाई इतना बड़ा था, अब ज़रा सोचो मैं इसको और बढ़ाऊँगा तो क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, देखो यहाँ तक तार है तब तो इतना है, और बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जब अनंत ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सीधा हो जाएगा ये, और तब ये थीटा 2 जो है ये सीधा होकर कितना बन जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92। सिमिलरली थीटा 1 भी कितना हो जाएगा 92 नहीं 90, कितना हो जाएगा 90। तो मैं लिखूंगा कि अनंत लंबाई के तार के लिए, यदि तार की लंबाई अनंत हो,
यदि तार की लंबाई, तार की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, लंबाई क्या हो, अनंत हो, अनंत हो, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, θ1 बराबर θ2 बराबर 90। यार होगा ना, एक बार और देख लेते हैं। ये यहाँ है, जब इतना बड़ा तार है तो बढ़ाऊंगा ऊपर, बढ़ाऊंगा ऊपर 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 करे 90, जब अनंत हो मतलब बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। चलो ठीक है, तो यहाँ से b का मान क्या आ गया बच्चों, ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ना, 4 पाई डी और साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान कितना चल रहा है, एक और एक 2 होता है, तो कितना आ गया आंसर भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कितना आ गया, बोलो ना कितना आ गया, तो हो गया म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी और एक 2 से गुना करके नीचे 2 हो गया, यस। तो आंसर कितना आ गया, बी बराबर, ध्यान से बच्चों, कितना आ गया, बोलो बोलो, आ गया म्यू नॉट आई बाई, बोलो बोलो, 2 पाई डी। यानी कि तार की लंबाई यदि क्या हो, अनंत हो, तो कितना होगा फील्ड, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्लियर है। अभी और बचा हुआ है, जब तार की लंबाई अर्ध अनंत हो, मतलब फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब ऊपर तो अनंत गया हुआ है, नीचे अनंत नहीं है, तब क्या होगा। तो इसको टिपने से पहले हमें बहुत सारा बात लिखना है, आपने देखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारीकी के साथ एक एक बात को समझना है और तब लिखना है, वरना उड़ जाओगे, और उड़ गया तो बस 5 नंबर गया। ठीक है, तो लिखते हैं, क्वेश्चन तो हमने लिख रखा है ना, धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ओके ठीक है, लिखिएगा, माना एक धारावाही तार, सारी बातों को अच्छे से बारीकी से समझना है और लिखना है। माना एक धारावाही तार जिससे प्रवाहित धारा आई, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार से लंबवत दूरी d पर, तार से लंबवत दूरी d पर एक बिंदु P लिया, तार से लंबवत दूरी d पर एक बिंदु P लिया। ठीक है, P स्पेस लिया P स्पेस लिया, P लिया मतलब ड्रिंक नहीं किया, P स्पेस लिया। अब लिखिएगा, बिंदु P को तार के दोनों सिरों से चित्रानुसार मिलाया गया। यदि तार के सिरों द्वारा बिंदु P पर बनाया गया कोण क्रमशः θ1, θ2 हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब लिखिए, अब लिखिएगा, धारावाही तार पर एक अल्पांश dy लिया तथा dy को P से मिलाया, तथा dy को P से मिलाया। यदि dy व P के साथ, dy व P के साथ, इस वाले d का है ना, dy व P के साथ, dy क्या है, करंट एलिमेंट है, तो dy की जगह करंट एलिमेंट लिख सकते हो आप। करंट एलिमेंट मतलब धारा अल्पांश व P के साथ d का, P के साथ d के द्वारा बनाया गया कोण थीटा हो, dy व P के साथ d का बनाया गया कोण कितना हो, थीटा हो। ठीक है ना, करंट एलिमेंट यानी कि धारा अल्पांश के साथ, धारा अल्पांश व P के साथ d द्वारा बनाया गया कोण थीटा हो, तो बीएस लॉ से, बायोट सावर्ट के नियम से, मैंने अभी जो कहा है बायोट सावर्ट के नियम से, क्या जानते हो आप, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, आ गया। लिखो अब त्रिभुज एपीसी में, लिखो अब त्रिभुज एपीसी में, और पूरा का पूरा छाप लेना है। पहले देखो ये वाला जो एपीसी बनाओगे, और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ तक, और ये वाला मतलब वाइट वाला पूरा पहले छापना है। इससे इधर वाला मैं इसको 2 भाग में बांट देता हूँ, ये वाला पहले छापना है और बाद में वो वाला। छाप लो, पॉज करके छाप लो भाई, 3 छाप लिया भाई। चलो, छापने के बाद अब हम बात करेंगे कि यदि वायर सेमी इनफाइनाइट हो, वहाँ तो था यदि तार की लंबाई अनंत हो। अब अर्ध अनंत वायर के लिए, किसके लिए, अर्ध अनंत मतलब एक सिरा
फाइनाइट है, दूसरा सिरा इनफाइनाइट है। तो केस 2, यहाँ केस 1 है, ये केस 1। अब लिखोगे केस 2, अर्ध अनंत तार के लिए, तार की लंबाई अर्ध अनंत है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो भाई। अर्ध अनंत तार है तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगा B इक्वल्स टू म्यू नोट I बाई 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ध्यान से देखना, अर्ध अनंत है मतलब इसका ऊपर वाला एक तो इनफाइनाइट गया हुआ है, तो क्या थीटा 1 हो जाएगा, ऊपर वाला थीटा 2 है ना, तो थीटा 2 हो जाएगा कितना 90, और थीटा 1 हो जाएगा 0। भाई जहाँ पर है वहीं पर है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, अर्ध अनंत है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा थीटा 2, थीटा 1 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, B इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई d और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 2 का मान है 90, थीटा 1 का मान है 0, तो साइन 0 का मान 0, लिखूंगा साइन 0 प्लस साइन 90। तो B इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नोट I बाई 4 पाई d, साइन 0 का मान 0, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, यही रह गया। ठीक है, यहाँ तक आ जाइए, आ गए। अब लिखिएगा फिर से वही बात कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल था ना, हाँ, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ओके, मिटा रहा हूँ। चल, अब इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें ज्ञान चाहिए, बहुत ज़्यादा। इसके लिए दिमाग यहाँ पर रखो और अच्छे से सोचना, जो कहूँगा उतना ही सोचना। मान लो एक धारावाही तार है, क्वेश्चन हमारा चालू हो गया। अब धारावाही तार है, हमें इस पॉइंट P पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला है 45 डिग्री। ठीक है, बोला जा रहा है बताइए इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 1 मीटर और इससे करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का। क्वेश्चन लिखिए, दी गई आकृति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, सीधे लिखोगे B बराबर, आप जान गए हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d साइन थीटा 1, तो साइन 60 प्लस साइन थीटा 2 साइन 45। ओके बच्चों, यस, ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर -7, I का मान है 4 अपॉन d का मान, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, I का मान 4, d का मान 1 मीटर ना है, 1 गुने साइन थीटा 1 साइन 60 का मान कितना, √3/2 प्लस साइन 45 का मान कितना रे, 1/√2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। √3 का मान कितना होता है, 1.7/2 प्लस 1/√3 का मान 1.4, 4 गुने 10 की पावर -7, 2 से भाग दिया 0.85 ना, प्लस 1 बट्टा है, यहाँ 10 दे दो, नहीं लगा 0 दशमलव 100 हो गया 7। ठीक है, 0.7 और डब्बा बंद 7 होता है, कर दोगे तो 7 ही आएगा, देख लेना, 20 है ना तो 14 ठीक है, ये होगा, बाकी देख लेना। तो ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो अब, तो कितना हो गया, यहीं लिख देता हूँ, देखना 5 1 6 7 8 15 हासिल 1 गुने 4 गुने 10 की पावर -7। भाई साहब देखना ध्यान से, धारा यदि ऊपर बह रही है तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फील्ड क्रॉस होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा इसका फील्ड का क्रॉस में होगा। अब आंसर देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर लिखता हूँ, B इक्वल टू कितना हो जाएगा,
4 से मल्टीप्लाई करो, 4 छक्के 24 का 4 हाथ बाकी 2, और 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हाथ बाकी 2, और 4 इकाई 4 2 6, 6.24 गुने 10 की पावर -7 टेस्ला क्रॉस इनवर्स। ये तो अत्यंत सरल सा प्रश्न था, सिंपल, बस सब कुछ दिया हुआ है, आंसर निकल गया। अब मैं टेढ़ा क्वेश्चन देता हूँ, इतना टेढ़ा कि आप सीधा कर ही ना सको। लो देखो, ये पॉइंट पी है, लो बज गए 12, बजे कि ना बजे, बज गए होंगे। इससे बह रही है करंट 2 एम्पियर का, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला है 30, छोड़ो ये भी नहीं, थोड़ा और टेढ़ा कर दूँ, नहीं सीधा देता हूँ, पहला सीधा ही देता हूँ। चलो ये है 30 और ये है 45, 45 नहीं रहने दो, 30 है ना, ये भी 30 ही रहने दो, ये भी है 30। चलो हमारा क्वेश्चन ये है, बताइए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर। फिर से हमें P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब तो वाट लग गई होगी आपकी, हमें ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है ना, अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, यही मेन दिमाग है, यहीं से काम बनने वाला है हमारा। देखो θ1 और θ2 के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये क्वेश्चन हो गया ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ, और ध्यान से थोड़ा सा देखना, इसको मिटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पिछला डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये रहा, ऐसे करंट हो रहा था, ये वाली दूरी d थी, ऐसे करके मिला दिया गया था, ये वाला एंगल था θ1, ये वाला एंगल था θ2, और b बराबर लिखे थे μ0 I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2, ये हमारा फॉर्मूला था। ध्यान से θ1 क्या था समझोगे तो दिमाग में जाएगा। तार के निचले सिरे को ध्यान से देखना, यहाँ से शुरू किया और तार का निचला सिरा जहाँ मिल गया उसको इससे मिलाने वाली रेखा जहाँ मिल गया, ध्यान से, मैंने बीच वाले बिंदु से जो हमारा D है वहाँ से शुरू किया काम, D से काम शुरू किया, देखो मेरी बातों को वरना तुम्हारा उड़ जाएगा। D से शुरू किया और तार का निचला जहाँ सिरा मिल गया, ऐसे घूमने के बाद, इसे कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, देख रहे हो ना, 9 के बाद नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना, क्या घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना, एंटी क्लॉकवाइज नीचे घूम रहे हैं, यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जहाँ पर मुझे तार का निचला सिरा मिल गया, जहाँ पर तार का निचला सिरा मिल गया वही हो गया θ1। तो चलो यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, यहाँ से, यही हमारा तार का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तार से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, इससे मैं नीचे की तरफ घूमूंगा और जहाँ मुझे तार का निचला सिरा मिल जाएगा वही मेरा θ1 होगा। तो क्या यहाँ मिला मेरा निचला सिरा, बोलो फिर से। देखो मैं यहाँ से चालू हुआ, देखो बहुत ज़्यादा की पॉइंट है ये, ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हैं, ये जेई का क्वेश्चन है, ऐसा वाला, कैसा वाला, ये वाला फंडा, ध्यान से समझना। यहाँ से शुरू किया, निचला सिरा जहाँ मिल गया वही हमारा θ1 है, मतलब मैंने D से शुरू किया, D के साथ शुरू किया और जहाँ निचला सिरा मिल गया वही मेरा θ1। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, यही D है ना, नीचे की तरफ जहाँ मेरा निचला सिरा मिल गया, तार का निचला सिरा यही है ना, देखो तार का निचला सिरा के साथ मिला गया, ये है, ये जहाँ मिल गया वो मेरा हो गया θ1, और θ1 का मान मेरे भाई साहब क्या होगा, पूरा का पूरा 360 घूमते, उसमें से 30 घटा लो, 330 θ1। θ2 क्या होगा, यहाँ से शुरू करो और ऊपर का सिरा जहाँ मिल जाए वो θ2, फिर से यहाँ से शुरू करते ऊपर का सिरा यहाँ मिल गया, ये होगा θ2। बोलो कितना, θ2 कितना, 38 60 डिग्री, बस हो गया। अब तो हमें सब कुछ पता है, हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, B = μ0 I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ओके बच्चों, सिंपल सिंपल, रख दो, आंसर आ गया। क्या रख दोगे तो आंसर आ ही जाएगा। देखते हैं, 10 की पावर -7, I का मान है कितना 2, D का मान है कितना 2, निपट गया, सबके सब निपट रहा होगा। चलो sin θ1 का मान कितना है 330 ना, 330, मज़ा आ गया भाई। और ये कितना है sin θ2, sin 60। चलो ये से 200 निपट गया, सिर्फ 10 की पावर -7 बचा हुआ है, इंटू sin 330 का मान पता है, अरे पता है, sin पाई नहीं बल्कि 2π माइनस थीटा करोगे तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस sin θ, ये पता होगा आपको, मैथ में पढ़ा होगा आपने।
है ना। साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये पता होगा आपने। तो 2 पाई कितना है, 2 पाई में से थीटा कितना घटाएं, 30 घटा लें भाई। 2 पाई मतलब क्या 360, और यहाँ कितना है 330, यानी कि 360 में से कितना घटाऊं, 30 घटाऊं, तब ये पुर रहा है, और 30 ही तो यहाँ जा रहा है, थीटा ही तो यहाँ जा रहा है, यानी कि ये -30 के बराबर है। एंगल कितना होगा, कितना होगा -30, कितना होगा -30। तो मैं लिखूंगा साइन -30 जिसका वैल्यू होता है माइनस का हाफ, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, साइन -30 प्लस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान पता होगा, एक बार छोड़ देता हूँ और साइन 60। अब सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से साइन -30 यानी कि माइनस का हाफ, और साइन 60 √3/2, ठीक है ना भाई। यस, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये किसी काम का नहीं है अब। कितना हो जाएगा बोलो, 10 टू द पावर -7 और हाफ का हाफ -1 प्लस का √3, ठीक है ना भाई, ये हो गया। तो हो गया 10 टू द पावर -7 -1 और √3 का मान होता है कितना, बोलो 1.7/2, यानी घट करके हो गया -7 और 0.7/2 डब्बा में, तो कितना हो गया, 2 से भाग लगा लो, 0.2 6 3 2 5 10 गुने 10 की पावर -7 टेस्ला, है ना। और दिशा किधर होगा, क्रॉस, देख रहे हो दिशा ऊपर क्रॉस। धारावाहिक तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में होगा, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ से घुसा यहाँ से निकला, क्रॉस। छाप लो इसे, छाप लो, छाप लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनफाइनेटली ऊपर गया है, इनफाइनेटली ऊपर गया है, इनफाइनेट नीचे, इनफाइनेट नीचे। यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R। ये वाला डिस्टेंस है D, ये वाला भी है D, ये वाला भी है D, और ये वाला भी है D, ठीक है भाई। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, क्वेश्चन लिखो, दी गई आकृति में इससे करंट फ्लो हो रहा है I, इससे भी हो रहा है I। दी गई आकृति में बिंदु P, Q, R पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। बिंदु P, Q, R पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ठीक है भाई, ठीक है। चलो कैसे बनाओगे इसे, सोचते हैं, देखते हैं और समझते हैं। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस पर विचार करते हैं। देखो ध्यान से, P पर, Q पर और R पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। P पर, Q पर और R पर। देखो P पर क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, एक तो इस तार के कारण, एक तो इस तार के कारण, है ना भाई। चलो, दोनों अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता आपको पता है, B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना होता है, μ0I/2πd, याद है ना आपको। यस, μ0I/2πd। ध्यान से समझना, इस तार के कारण क्या यहाँ पर देखो, इस तार के कारण क्या इधर इस साइड में, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, धारा ऐसे यहाँ से घुसेगा, यूँ धारावाही तार के धारा की दिशा में मेरा अंगूठा है, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर, यानी कि इधर क्षेत्र यहाँ अंदर और यहाँ पर बाहर क्षेत्र है, किसके कारण, I के कारण। अच्छा, इसको तार नंबर 1 कहता हूँ, इसको तार नंबर 2 कहता हूँ। चलो, दूसरा तार के कारण फिर से यहाँ अंदर और इस तरफ में बाहर, यहाँ से अंदर इस तरफ में बाहर, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगा, दूसरे कारण भी बाहर ही होगा, दोनों बाहर। क्या दोनों जुड़ जाएगा, हाँ दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या लिखूँगा, B एट, बोलो B एट P, क्या लिखूँगा, B1 प्लस B2। काहे ऐसा लिखा, क्योंकि दोनों के कारण दिशा प्लस बाहर ही है, और जानते हो एक दिशा में होता है तो जुड़ जाता है, तो वही बात है, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, दोनों जुड़ गया। तो क्या लिखोगे, B1 का मान μ0I, 1 का मतलब 1 नंबर तार के कारण, बाई 2πd प्लस B2 मतलब इसके कारण μ0I/2π, और D का मान यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, ये तो दूरी D ही थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3D, सही कहा ना मैंने, 3D, तो 3D। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, बोलो μ0I/2πd प्लस μ0I/3 दूनी का 6πd। देखो ध्यान से, 2π और 6πd का लॉसा कितना हो जाएगा, 6πd, 2 तिया 6 तो 3 μ0I प्लस 6 का 6 तो μ0I कितना हो गया, बोलो 4 μ0I/6πd, मतलब
मतलब 2 म्यू नोट आई बाय 3 पाई डी। ये हमारा आंसर हुआ कहाँ पर? पी पर। क्या वैसे ही क्यू पर निकाल सकते हो? पी पर जितना होगा उतना ही आर पर होने वाला है, तो आर तो नहीं बताऊंगा मैं। अब एक और बता सकता हूँ आपको, क्यू पर। आप लोग पॉज करके पहले बी क्यू निकाल के खुद से प्रयास करो, हो रहा है क्या? कर लो तो। डन। देख लिया खुद से रे? देखो तो क्यू पर। अब देखो जरा क्यू पर सोचना, तुमने देख लिया होगा पॉज करके, देखते हैं ध्यान से। इसके कारण, दो के कारण, क्या यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, यानी कि दो के कारण फील्ड जो होगा, जिसका मैं नाम दूंगा B2, क्या वो होगा बाहर की तरफ? अंदर बाहर। अच्छा, एक के कारण जो होगा, क्या देखो ध्यान से, एक के कारण क्या यहाँ से अंदर जा रहा है यहाँ से बाहर, यानी कि एक के कारण जो B1 होगा वो होगा अंदर। एक अंदर एक दूसरा बाहर। चलो निकालते हैं। BQ बराबर क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। अरे होगा ना, B1 प्लस B2, लेकिन दिशा क्या है? अपोजिट है, तो क्या यहाँ पर मुझे माइनस लिखना चाहिए? एक ऊपर है और दूसरा नीचा है, तो किसी एक को प्लस ले, दूसरे को माइनस अपने आप लेना पड़ जाएगा। ठीक है ना भाई? ओके, चलो B1 का मान निकालते हैं। B1 का मान क्या होगा? म्यू नोट आई बाई, बोलो बोलो, म्यू नोट आई बाई 2 पाई डी। यार ये जो Q डिस्टेंस है वो यहाँ से कितना दूरी पर है? D पर है। ठीक है, ऐसे ही B2 का मान क्या हो जाएगा? म्यू नोट आई बाई 2 पाई डी, घटा घुटी कर दिया 0, और यहाँ पर वही आने वाला है, खुद से बना करके देख लेना और बना लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, गुड। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे की बात। अब हम जानने वाले हैं मान लो सर्कुलर लूप है, ठीक है, और प्रश्न है कि बताइए इस लूप के सेंटर पर, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना होगा फील्ड? सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड का वैल्यू बताइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, मतलब ये भी हमारा व्यंजक ही प्राप्त करना। लिखिएगा, वृत्ताकार लूप के, वृत्ताकार धारावाही लूप के, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छी बात है। अब हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, कैसे करके आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखना, हमें इस सेंटर पर निकालना है। चलो तो बायोट-सावर्ट का नियम का प्रयोग करेंगे। हम क्या करते थे? सबसे पहले एक करंट एलिमेंट लेते थे। ये रहा मेरा करंट एलिमेंट, जिसका नाम क्या है? DL। करंट एलिमेंट का नाम क्या है? DL। ओके, अच्छा भाई, तो मुझे इस DL की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालना है। तो मैं क्या जानता हूँ बायोट-सावर्ट के नियम से? लिखूँगा BS लॉ से, BS लॉ से डी बराबर म्यू नोट आई बाई, बोलो बोलो, म्यू नोट अपन 4 पाई आई DL साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। ये मत सोचना कि म्यू नोट आई बाई 2 पाई डी और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सॉरी 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वो कब होगा? जब धारावाही तार रहेगा और थीटा 1 थीटा 2 गिवन रहेगा। धारावाही तार के कारण है, जबकि सिरों के बीच का एंगल थीटा 1 और थीटा 2 है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपल यही लगा रहे हैं। आंसर यहाँ से निकलने वाला है हमारा। चलो, डी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, धारा आई ही बह रहा है, DL ये करंट एलिमेंट, ध्यान से देखना DL। अब जरा सोचो तो DL के बारे में क्या विचार है आपका? क्या आप जानते हो कि कोण बराबर, कोण जो थीटा होता है, ये रेडियस R है मान लो, इसके बीच का एंगल जो है ना, ये वाला, ये DL जो बनाया है वो एंगल है D थीटा। कितना है? D थीटा। तो मैं क्या जानता हूँ? कोण बराबर क्या होता है? यही लिखता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लो। कोण बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या होता है ना? यस। चाप की लंबाई कितना है? DL है ना, त्रिज्या कितना है? R, और कोण कितना है? D थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया? DL बराबर R D थीटा। समीकरण 2 मान लो इसे। ओके भाई, यस। तो चलो 2 का मान 1 में रख दो। बोलो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? DB बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL साइन थीटा। DL का मान अभी निकाले हैं, R D थीटा। देखो R D थीटा और साथ में साइन थीटा, और नीचे में R स्क्वायर।
नीचे में आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? बोलो बोलो। आर का मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी। भाई करंट एलिमेंट से उस बिंदु तक की दूरी, तो करंट एलिमेंट से बिंदु तक की दूरी है आर, तो आर स्क्वायर। आर ने आर को मार दिया। अच्छा, थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा है करंट एलिमेंट और इन बिंदुओं को मिलाने के बीच का कोण। आप जानते हो करंट एलिमेंट एक वृत्त की परिधि है और परिधि से सेंटर को मिलाओगे तो हमेशा एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और डी थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा, चूँकि थीटा इक्वल टू कितना है? 90। थीटा इक्वल टू कितना है? 90। ठीक है भाई। 90 कैसे है? तो करंट एलिमेंट और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है थीटा। और देखोगे करंट एलिमेंट ये है वृत्त की परिधि, और परिधि को यदि सेंटर से कहीं पर भी मिलाओगे कितना एंगल बनेगा? 90। वही वो हो गया। यहाँ से डीबी का इंटीग्रेशन, थीटा का इंटीग्रेशन, डीबी का हो जाता है बी, हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब थीटा जितना रहेगा हो जाएगा 4 सर्कुलर लूप यानी कि वृत्ताकार लूप के लिए। मैं हिंदी लिखता हूँ, वृत्ताकार लूप के लिए। बोलो जरा कितना कोण होगा? एक सर्कल में कितना बनता है बताओ? यहाँ से शुरू किया, वापस यहीं पे आ गया, कितना? 360। यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और थीटा का मान 2 पाई। भाई वृत्त पर कितना बनता है? 2 पाई का कोण बनता है। 2 पाई से 2 से मर गया। अच्छा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर था ना, नीचे आर भी तो है। 4 पाई आर है, क्या है? आर है। तो यहाँ भी क्या रहेगा? आर। प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है ना। तो क्या हो गया? नीचे में आर मर गया। तो बी बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाई, नीचे में 2 2 जा 4 यानी कि 2 आर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये हो गया सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना होगा फील्ड? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है। इसी प्रकार से अर्धवृत्ताकार के लिए, अर्धवृत्ताकार लूप के लिए, लूप कैसा हो? अर्धवृत्ताकार। ये केस 1 है और ये केस 2 है। अर्धवृत्ताकार लूप है तो बी बराबर क्या लिखोगे? बोल दो। लिखोगे म्यू नॉट आई बाई है ना 4 पाई आर। और यदि अर्धवृत्ताकार लूप है तो एंगल कितना बनेगा? देखो तो, यहाँ से वापस यहीं तक जाऊँगा, अर्धवृत्त ही जाऊँगा तो कितना एंगल बनाऊँगा? पाई। यहाँ रहेगा पाई, पाई से पाई मर गया। आंसर कितना आ गया? दैट इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू, बोलो 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 बोलो, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। कितना? 4 आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखिए, माना एक वृत्ताकार लूप जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। माना एक वृत्ताकार लूप जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। देखिएगा, लूप से यदि I धारा प्रवाहित हो रही हो तथा लूप पर लिया गया धारा अल्पांश dl हो तो चित्र छाप करके पूरा का पूरा लास्ट तक आ जाओ, पूरा आ जाओ लास्ट तक। आ गया लास्ट तक? चलो अब मैं कह रहा हूँ पुनः हमें इसकी दिशा चाहिए। किसकी दिशा? इसकी दिशा, फील्ड की दिशा। फील्ड तो निकाल लिया हमने, फील्ड की दिशा भी तो चाहिए। लिखिएगा, नीचे लिखने के बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम से? हमेशा क्षेत्र की दिशा कहाँ से आएगा? मैक्सवेल के नियम से। और बल की दिशा कहाँ से आएगा? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। लिखिएगा, फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे निकालोगे? तो धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ोगे, अंगूठा देगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। ध्यान से क्वेश्चन है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री यानी कि π/3। फाइंड बी। रेडियस आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, सेंटर ओ पे ओ है एट ओ। लिखो, दी गई आकृति में ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। दी गई आकृति में ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। जो भी रहेगा एंगल वहाँ पर हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बोलो बोलो बोलो। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर थीटा, है ना ये फॉर्मूला हमारे पास? यस।
सभी के लिए वैलिड है ये। चलो तो b इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाई 4πr एंड थीटा का मान है π/3, पाई से पाई मर गया तो कितना हो गया b, बोल 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 बोल, म्यू नोट आई बाई 4 3 जा 12r, कितना आ गया म्यू नोट आई बाई 12r, है ना। डाटा दिया रहेगा, निकाल देगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बे, ठीक है ना, ओके। मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको बहुत धांसू धांसू से क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल जेई टाइप का, है ना। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर। सबका अभी तक जितना कुछ पढ़ा है बीएस लॉ, उसकी वजह से यहाँ जो निकाले हैं अभी सर्कुलर कॉइल के कारण, सबकी वजह से अब हमें कल्याणकारी प्रश्न का आंसर निकालना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है भाई, लो देखो, ये सबका यूज़ करूँगा नेक्स्ट डे में। ये एंगल है π/2, कितना एंगल π/2, करंट फ्लो हो रहा है I, रेडियस है R, ये पॉइंट है O, फाइंड B एट O। देखिए दी गई आकृति में बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। दी गई आकृति में बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। क्या लिखोगे, B इक्वल्स टू म्यू नोट I बाई 4πd, सॉरी 4πr ना, और बोलो बोलो थीटा, 4πr थीटा, तो हो गया म्यू नोट I बाई 4πr, और थीटा का मान कितना है π/2, पाई ने पाई को मार दिया, कितना हो गया, बोलो बोलो म्यू नोट I बाई 4 2 जा 8r। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे घुमाओगे यूँ तो बाहर, किधर बाहर। ठीक है, छाप लीजिए। और इस पर बड़े धांसू धांसू प्रश्न होंगे, आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम मिलेंगे तो इसके बाद वाली बातों को और ज़्यादा करेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।